हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, मैं 2 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। दैट मीन्स कि एक वीडियो और आएगी इसी चैप्टर के ऊपर, जिसमें ये यूनिट जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर वाली जो है वो वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका संविधान है और उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कौन कौन किस किस इम्पॉर्टेंट पर्सन का इसमें रोल रहा है, कैसे उन्होंने इसके अंदर जो है वो आर्टिकल्स डाले, मतलब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर की जो है वो नाम है, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, ये इसका नीचे जो है ये ओवरव्यू दिया है। ये मैं इसलिए नहीं आपको पढ़ाती बिकॉज हमने चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना ही होता है। ओवरव्यू में हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज चैप्टर को हम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ओवरव्यू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए पहला क्या आ रहा है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये इसके 2.1 है, यानी कि इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसके आगे 4 पार्ट रहेंगे। आज हम 2.1 एंड 2.2 जो है वो कंप्लीट करेंगे, बाकी 3 और 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके ये नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला जो थे इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने उसके बाद। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका एक चैप्टर 10th में भी आएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें भी इनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो इन्होंने प्ले किया था उसमें बताया जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है जब आप इंग्लिश में 10th क्लास में जाएंगे तो ये आप चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ अपनी स्टेटमेंट दी हुई है। इन्होंने बोला है, आई हैव फाउट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इन्होंने क्या बोला, मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा है और मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा है। वाइट डोमिनेशन का मतलब हो गया गोरे लोग और ब्लैक डोमिनेशन का मतलब हो गया जो लोग अफ्रीका के अंदर रह रहे थे उनकी डोमिनेशन। ठीक है, वाइट डोमिनेशन जैसे कि देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो गोरे लोग ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया के अंदर आए थे, अपनी कॉलोनी सेट की, लेकिन यहाँ से चले गए। लेकिन जब ये साउथ अफ्रीका में जाके उसी तरह से इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनी सेट की, लेकिन वहाँ पे ये वहाँ से गए नहीं, इन्होंने अपनी कॉलोनी से वहाँ के ये लोकल रेजिडेंट भी बन गए, यानी कि वहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो यही बोल रहे नेल्सन मंडेला कि मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ और मैं ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि मैं इस आइडल्स के साथ, इन आइडियाज़ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनको खुश रखता हूँ या बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, जहाँ पे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, हारमनी पीस के साथ, और लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ क्या करेंगे, इक्वली रहेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, देन इन्होंने बोला कि इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, कि मैं ऐसे विश्वास जो है वो लेके चलता हूँ जिसमें क्या है, मैं उसके लिए कुछ कर भी सकता हूँ और उसके लिए मर भी सकता हूँ। ठीक है, यही आगे लाइन बोलिए, बट इफ़ आई नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। यानी कि अगर वैसा नहीं होगा तो मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे आइडियाज़ को लेके चलता हूँ। ऐसे आइडियाज़ कौन से, जहाँ पे लोग जो है वो क्या करें, एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री सोसाइटी के अंदर इकट्ठे रहें विद पीस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये जो है ये किसने बोला है, नेल्सन मंडेला ने बोला है, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यानी कि ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो नेल्सन मंडेला ने बोला है, और वो उनको क्या है, ट्रीजन मतलब होता है जब मतलब गद्दारी करते हैं ना अपने देश के साथ, तो क्या बोला गया है, इनको गद्दारी के केस में जो है वो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था, सज़ा सुनाई थी। ये नेल्सन मंडेला और इनके 7 लीडर जो थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी 1964 में। और इनके पीछे रीज़न क्या था, इनको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा देने का, कि इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था अपार्थाइड रजीम को उसी कंट्री के अंदर, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर। अपार्थाइड के होते हैं, अपार्थाइड वो लोग होते हैं, रंग भेद बोल सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो, यानी कि आपको मैंने अभी बोला ना, अफ्रीका के अंदर काले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी।
तो क्या हुआ, तो ये जो थे ना नेल्सन मंडेला, उनको फ्रीडम दिलवाने के लिए किससे, ब्रिटिशर्स से, वाइट डोमिनेशन से उनको फ्रीडम दिलाने के लिए ये इनका बहुत सपोर्ट करते थे। दैट्स वाई वहाँ की जो साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया और इनके साथ साथियों को भी जेल में डाल दिया, इस सज़ा में कि उन्होंने अपने देश के साथ क्या की है, गद्दारी की है, ठीक है, और उन्होंने अपार्थाइड्स का साथ दिया है, रंग भेद यानी कि काले लोगों का साथ दिया है। उन्होंने लगभग 28 ईयर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका के सबसे गंदे जेल में बिताए, जिसका नाम है, जेल का नाम है रॉबन आइलैंड में ये जेल है। यहाँ पे इन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी के 28 साल जो थे वो बिताए थे। देन आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे ये आपको 2 पिक्चर्स बताई हुई हैं, ये भी अफ्रीका के अंदर की ही है, जहाँ पे मतलब ये 1953 की पिक्चर है एक, और एक पिक्चर जो है वो भी मतलब उसी टाइम से रिलेटेड है, जहाँ पे लोगों के साथ जब भेदभाव किया जाता था तब ये पिक्चर जो थी वो बनाई जाती थी, ताकि लोग जो है वो उन एरियाज़ के अंदर, कौन से लोग, काले लोग या कलर्ड पीपल जो है वो उन एरियाज़ के अंदर ना जा सके। आगे क्या आ रहा है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, कि कैसे जो था वो मतलब युद्ध वगैरह किया गया था अपार्थाइड्स को फ्रीडम दिलवाने के लिए। अपार्थाइड जो है वो नेम है एक ऐसे सिस्टम का जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग के नाम पे या रंग के बेसिस पे जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहा था। जो वाइट यूरोपियंस थे ना, वो क्या करते थे, इस अपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर इम्पोज किया हुआ था, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, ब्लैक पीपल्स थे, उनके ऊपर इस सिस्टम को उन्होंने इम्पोज किया हुआ था। देन ये जो 17 और 18 सेंचुरी का पीरियड था, इस समय पे जो ट्रेडिंग यूरोपियन कंपनीज थी, जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी यूरोप से, ट्रेडिंग कंपनीज यानी कि जो व्यापारी कंपनियां थी जो यूरोप से आई थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ के आर्म और फोर्स को ऑक्युपाई कर लिया था, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ऑक्युपाई किया था, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी वो ट्रेड करने आए थे यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या कर था, अपनी कॉलोनी सेट कर ली थी, लेकिन इंडियंस ने कुछ नेशनल मूवमेंट चली जिसके थ्रू जो है वो ब्रिटिशर्स वहाँ से भाग गए। उसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर भी यूरोपियंस वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ की आर्म और फोर्सेस को इन्होंने क्या कर लिया था, ऑक्युपाई कर लिया था। फिर आगे क्या बोला, बट लाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका, लेकिन इंडिया में वो लोग सेटल नहीं हुए थे, इंडिया से उन लोगों को भगा दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जो वाइट लोग थे, अमेरिकन जो थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपना घर बना लिया एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के वो लोकल नागरिक बन गए। ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, इसने क्या किया, पीपल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, और उनको जो है वो किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, उनके स्किन कलर के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, नेटिव पीपल्स वो होते हैं जो वहीं के रहने वाले होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम इंडिया के नेटिव्स हैं, यानी कि हमारा जन्म जो है वो इंडिया के अंदर ही हुआ और हम यहीं के रहने वाले हैं। उसी तरह से जो नेटिव पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के, वो काले थे कलर में, ठीक है, उनका रंग जो था, स्किन कलर जो था वो ब्लैक था। दे मेड अप द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वर कॉल्ड ब्लैक्स, वो जो थे ना अफ्रीका की 75, 3/4 बोला है, तो दैट मीन्स के 75% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, साउथ अफ्रीका के लोगों की, और जो बाकी की 25% पॉपुलेशन जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई, ठीक है, वो कौन से थे, मिक्स्ड रेसिस जिनको कलर्ड बोला जाता था, एंड वो लोग जो कि इंडिया से माइग्रेट होके आए थे। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। तो वाइट रूलर जो थे वो ऑल वाइट्स को एज इन्फीरियर जो थे वो ट्रीट करते थे, यानी कि जो गोरे लोग थे, जो अमेरिकन थे, वो बाकी सभी लोगों को, नॉन वाइट्स को क्या करते थे, अपने से छोटा समझते थे, और जो नॉन वाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट का अधिकार भी नहीं था, वो लोग जो थे वो वोट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो अपार्थाइड सिस्टम था वॉज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, ओप्रेसिव यानी कि बहुत ही उनको क्या करना पड़ता था, सज़ा जो थी वो सहन करनी पड़ रही थी। अपार्थाइड सिस्टम जो था वो एक तरह से मतलब एक जुल्म बोल सकते हो, या जायती का काम कर रहा था, किसके लिए, ब्लैक्स पीपल के लिए। इनको बहुत ज़्यादा जायती जो थी या आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा जो इनके साथ था मिसबिहेव जो था वो कंडक्ट किया जाता था इस सिस्टम के थ्रू। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, इनको जो था वो वाइट एरियाज़ के लोगों, जहाँ पे वाइट एरियाज़ के लोग रहते थे ना, वहाँ पे वाइट लोग जहाँ पे जिन एरियाज में रहते थे ना, वहाँ पे इनको जाना जो था वो सख्त मना था। ये क्या करते थे, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, ये वाइट एरियाज में तभी काम कर सकते थे जब इनके पास परमिशन होती थी। देन उसके बाद क्या बोला है, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, इन सब जगहों पे इनका जाना जो था वो बैन था, और इन सब के लिए क्या था, अलग अलग था। यानी कि जो ब्लैक्स थे उनकी ये सारी सिस्टम अलग थे, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, ठीक है, बाकी के स्विमिंग पूल जो भी हमने अभी पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो थी ये ब्लैक्स के लिए अलग थी और वाइट्स के लिए अलग थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको क्या बोला जाता है, सेग्रीगेशन। क्या होता है सेग्रीगेशन,
तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, यानी कि अलग अलग रेस के लोगों को क्या करना, अलग कर देना, या फिर आप इसको रेशियल सेग्रीगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ये ब्लैक हो गए, फिर उसके बाद माइग्रेटिंग इंडियंस हो गए, देन उसके बाद आपके जो आते हैं कलर्ड पीपल्स हो गए, तो ये सारे कौन से थे, इनको सेग्रीगेशन या रेशियल सेग्रीगेटेड पीपल्स बोल सकते थे, ठीक है। इनको जो था वो अलग कर दिया गया था, ये अलग मतलब इनको ट्रीट किया जाता था। देन उसके बाद क्या आता है, ये जो था ये चर्चिस में भी विजिट नहीं कर सकते थे जहाँ पे वाइट वर्शिप करते थे, यानी कि जहाँ पे वाइट लोग जो थे या वाइट पीपल जो थे पूजा करने जाते थे, उन चर्चिस में ये ब्लैक पीपल या सेग्रीगेटेड पीपल जो थे ये वहाँ नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट जो थे, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और ब्लैक्स को इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो क्या करें, एसोसिएशंस बनाए और प्रोटेस्ट कर सके इस टेरिबल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। दैट मीन्स कि इस ये जो इनके साथ मिसबिहेव हो रहा था, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, इसके अगेंस्ट वो जो थे वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, 1950s में ब्लैक, कलर्ड और इंडियन जो थे, इन्होंने अपने हक के लिए, अपने इस अपेर्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर जो है वो लड़ना शुरू किया। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, इन्होंने क्या किया, मार्च करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जैसे आपके इंडिया में INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहाँ पे क्या थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, जो क्या कर रही थी, ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी ना, इसके अगेंस्ट क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। इसमें क्या हो रहा था, दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो वर्कर यूनियन जो थी वो मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स यानी कि जिनको लग रहा था कि ब्लैक, कलर्ड और माइग्रेटेड पीपल्स के साथ बुरा हो रहा है, उन्होंने भी इस ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, ताकि वो अपेराथाइड को क्या कर सके, अपोज कर सके। और इन मूवमेंट्स में उन्होंने अपना जो रोल था वो एक मतलब इस स्ट्रगल के अंदर जो था वो प्ले किया। बहुत सारी कंट्रीज जो थी जिन्होंने डिनाउंस्ड कर दिया था अपेराथाइड एज अनजस्ट। डिनाउंस करने का मतलब उन्होंने ये चीज़ जो थी वो बोल दी थी कि अपेराथाइड जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये लोगों को के साथ क्या कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और ये लोगों को रेसिस के बेसिस पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये चीज़ को क्या कर दिया था, डिनाउंस कर दिया था, बोल दिया था। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, वो फिर भी क्या करती, कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, फिर भी लोगों को क्या कर रही थी, डिटेन कर रही थी, जेल्स में डाल रही थी, उनको टॉर्चर कर रही थी, और बहुत सारे लोगों को, काले लोगों को और गोरे कलर्ड पीपल्स को इन्होंने क्या किया, मार दिया। देन आगे क्या आता है, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसकी तरफ लोग जो थे वो बढ़ चुके थे। अब क्या था, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपेराथाइड हैज़ इंक्रीज, जिस तरह से ये अपेराथाइड सिस्टम जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ने या वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ था डार्क और कलर्ड पीपल्स के ऊपर, तो इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स जो थे वो चलाए गए थे। जो गवर्नमेंट थी उसको अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि ब्लैक्स को जो है वो अब और ज़्यादा रिप्रेशन नहीं किया जा सकता, मतलब उसको जो है उसके ऊपर और ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता है। उनको अभी चीज़ रियलाइज़ हो गई थी। जो वाइट रिजीम जो थी वो अपनी पॉलिसीज़ को क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज यानी कि जो ये भेदभावी कानून जो बनाया गया था ब्लैक्स के लिए, इसको क्या किया गया था, अब ख़त्म कर दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिस्ट्रिक्शन जो थी मीडिया के ऊपर, उसको बंद कर दिया गया था, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर आप बोल सकते हो जो वहाँ की मीडिया थी, इनके ऊपर बहुत सारे बैन्स लगाए हुए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, ठीक है। और 28 ईयर्स के बाद जो इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो वो जेल में थे, कौन, नेल्सन मंडेला, उनको जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया और उनको एज अ फ्री मैन का टाइटल दे दिया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ अप्रैल 1994 यानी कि क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को जो नया नेशनल फ्लैग था, न्यू नेशनल फ्लैग जो था किसका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको अनफ्लर्ड मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि एक नया झंडा जो था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको लहराया गया। और उसको लहराने का मतलब क्या था कि एक नई डेमोक्रेसी जो थी वो वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी। अब लोगों को बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट जो थे वो मिलने वाले थे। जो अपेराथाइड गवर्नमेंट थी मतलब उसका एंड हो गया। उसके बाद अब जो नई जो पेविंग मतलब एक नया रास्ता जो था किसको लेके, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को लेके उसकी फॉर्मेशन की गई। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट मतलब हो गया जिसमें आप ब्लैक भी, ठीक है, कलर्ड पीपल भी, माइग्रेटेड पीपल भी और वाइट्स भी क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब इस तरह के गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें तीनों जो रेसिस के लोग जो थे, वाइट, ब्लैक और आपके कलर्ड पीपल जो थे,
या क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे थे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये चीज़ें जो थी कैसे हुई। लेट अस हियर मंडेला, हम मंडेला को सुनते हैं जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने न्यू साउथ अफ्रीका के। ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन, उन्होंने क्या बोला जब एक नई डेमोक्रेसी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिली, तो उन्होंने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने बोला हिस्टोरिकल एनिमीज, जो मतलब पुराने दुश्मन जो थे, सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपेराथाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिएंट कैपेसिटी फॉर द गुडनेस इन द अदर। कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे, जो पुराने एनिमीज थे, वो मतलब अब सक्सीड जीत चुके थे एक नेगोशिएटिंग मतलब एक पीसफुल ट्रांजिशन करने के लिए, अपेराथाइड सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। एग्जैक्टली बिकॉज जो हर एक इंसान जो था वो प्रिपेयर हो चुका था, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो है वो गुडनेस देखने को मिलती है, जो कि सबके अंदर मतलब होती है, लेकिन कई बार जो है वो लेट देखने को मिलती है और कई बार जो है वो जल्दी देखने को मिलती है। तो यही बोला हुआ कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे, जैसे कि जो वाइट पीपल्स की यहाँ बात हो रही है, तो वो अब फाइनली क्या थे, वो इसको ट्रांजिशन करने को राजी हो गए थे। वो बोल रहे थे कि अपेराथाइड सिस्टम को खत्म करके अब हम डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री के अंदर लाएंगे। इसके लिए कुछ नेगोशिएशन जो थी वो की गई थी। नेगोशिएशन इनकी रजामंदी वगैरह बोल सकते हो आप, ठीक है, एक एग्रीमेंट्स वगैरह जो थे वो साइन किए गए थे। माई विश इज़ दैट, उनकी विश यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरी विश ये थी कि साउथ अफ्रीकन जो है वो कभी भी इस बिलीफ को अपने अंदर से ख़त्म ना होने दे। गुडनेस का जो बिलीफ था ना किसके अंदर, साउथ अफ्रीकन के अंदर, जो ये बोल रहे थे कि एक ना एक दिन तो अच्छा दिन आएगा, वो इसको कभी ना ख़त्म होने दे। दैट चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द कमर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी। और यही अपने अंदर जो है वो आशा रखें कि एक ना एक दिन जो है वो हम लोग सभी मिलकर क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को ले आएंगे। फिर क्या हुआ, आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अब क्या हुआ, जब आपको मैंने बताया 26 अप्रैल 1994 के बाद उन्होंने एक नया झंडा जो था वो लहराया, तो उसके आने के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बन चुका था। ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसाइड्स दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। तो अब जो है वो ब्लैक लीडर जो थे, उन्होंने अपने ब्लैक पीपल्स को बोला कि भाई आप क्या करो, वाइट्स लोगों को माफ़ कर दो, सो दैट कि वो सभी मिलकर आपस में मिलकर क्या करेंगे, पावर को यानी कि गवर्नमेंट को रन करेंगे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि चलिए अब हम क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका को फिर से बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे सभी रेसिस के जो लोग हैं उनको इक्वालिटी दी जाएगी, वुमेन्स और मैन और वुमेन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी के अंदर उनका किस चीज़ का जो है वो मतलब कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है उसके बारे में जो है वो लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कि लोगों को कौन कौन से राइट जो है, अधिकार जो है वो दिए गए हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जो पार्टी रूल कर रही थी, oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। उन्होंने बोला वो पार्टी जो क्या कर रही थी, उनके ऊपर उनको ऑप्रेस कर रही थी, उनको दबा रही थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब बहुत गंदी तरीके से मारा, और वो पार्टी जो कि क्या कर रही थी, इस पैराथाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही थी। इन दोनों पार्टीज़ को मिलकर बैठना पड़ेगा और एक नया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, 2 साल की मतलब लगभग 2 साल बाद बहुत डिस्कशन और डिबेट्स करने के बाद दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड दैट हैज़ एवर हैड, ठीक है। 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद वो फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो वर्ल्ड के अंदर देखने को मिले, कौन, साउथ अफ्रीकियंस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने क्या किया, सिटीजन्स को राइट्स दिया जो कि हर एक कंट्री में अवेलेबल है। एक्सटेंसिव राइट जो है वो देखने को मिले यहाँ पे। टुगेदर दे डिसाइडेड, इन्होंने इकट्ठे जो है वो ये डिसाइड किया दैट इन सर्च ऑफ अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किसी भी इंसान को जो है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा। देन उसके बाद दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और उन्होंने ये इस चीज़ में वो एग्री हुए कि हर एक इंसान जो है वो इस पार्टी का क्या करेगा, इस प्रॉब्लम का क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन का हकदार बनेगा, यानी कि हर कोई इंसान जो वो अपनी राय दे सकेगा, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो कलर्ड है। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे वो सारी चीज़ें उन्होंने पास्ट में की हैं या वो चीज़ें अभी रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, इकट्ठे लेके आएगा और लोगों को एक हक के लिए, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने में अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस पीरियड, पेज नंबर 28 है आपका, वहाँ पे देखिएगा, आपको प्रियम्बल के बारे में बताया है। प्रियम्बल जो है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें जो है वो बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी क्या गाइडेंस है, क्यों रीज़न, क्या क्या रीजंस हैं उन वैल्यूज़ के, उन सब के बारे में बताया है। प्रियम्बल का इन शॉर्ट अगर आप मतलब देखें तो ये क्या होता है, प्रीफेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, जैसे आपकी बुक होती है ना, उसके भी बारे में बताया गया होता है, या आप बोल सकते हो शुरुआत कैसे हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बताया गया होता है। ठीक है, ये हम आगे जो है वो आपका पेज नंबर 28 जो है बुक का, उसमें हम पढ़ेंगे। तो आगे देखिए क्या है, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, इंस्पायर किया वर्ल्ड की सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को। देन उसके बाद अ स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड इन 1994 एज अ मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वो स्टेट यानी कि साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जिसको ये बोल दिया गया था कि वो 1994 तक वो ये था कि वहाँ पे किसी भी तरह का जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिल रहा था। अब वो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मॉडल बन चुका है डेमोक्रेसी का। ठीक है, वट मेड दिस चेंज पॉसिबल वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका to work together. Then उसके बाद to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation। यानी कि कौन सी ऐसी जो आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन थी लोगों की, जिसने क्या किया, जो लोग साउथ अफ्रीका के लिए, मतलब साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए जो इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, ये जो जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस थे इनको ख़त्म करके नेशन को एक रेनबो की जो थी वो रोशनी में लेके आए। ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको पता है जैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो देखने को मिलती, लेकिन अब फाइनली वहाँ पे भी एक रे ऑफ होप जो था वो देखने को मिल रहा था, जहाँ पे लोगों को अच्छा ट्रीट किया जा रहा था। कौन से लोग, ब्लैक पीपल्स, कलर्ड पीपल्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए मंडेला जो है वो क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो हमें उसके पास्ट के बारे में बता रहा है और उसके फ्यूचर के बारे में भी बताता है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ अगर हम बात करें, इट इज़ अ सोलेमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ अवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक तरफ जो है वो हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो कभी भी इस चीज़ को अब जो है वो सामने नहीं लेके आएंगे कि हम अपनी गलती जो है वो वापस से दोहराएं। कौन से लोग, वाइट पीपल्स के लिए वो बोल रहे हैं कि जो ये रेसिस्ट की भावना जो चल रही थी, सेग्रीगेशन की भावना चल रही थी, ब्रूटली किलिंग हो रही थी, या लोगों के पास को जो था वो दबाया जा रहा था। ठीक है, लोगों को दबाया जा रहा था, मेजॉरिटी पीपल्स को दबाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है हम इसकी परमिशन नहीं देंगे कि ये सारी चीज़ें जो है इनको रिपीट किया जाए। बट इट इज़ मोर देन दैट, ये इससे भी ज़्यादा था। इट इज़ ऑल्सो चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। तो ये हमारी कंट्री का एक चार्टर है जिसने हमारी कंट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ पे सभी लोग जो है वो इक्वली क्या करेंगे, ट्रीट किए जाएंगे, इक्वली हर एक चीज़ को शेयर करेंगे। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सेंस बिलोंग्स ऑल ऑफ अस, जहाँ पे सभी लोग जो है वो क्या करेंगे, जिसमें ब्लैक वाइट वुमेन मैन सब मिलकर क्या करेंगे, इस कंट्री को चलाएंगे। ठीक है, ये वहाँ ये चीज़ जो है उन्होंने बोली है। देन आपके आ जाता है 2.2 जिसमें है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, The South African example is a good way to understand why need a constitution and what to do constitutions do। कि आपने जब साउथ अफ्रीकन की जो एग्जांपल देखी आपको पता चल गया होगा कि हमें जो है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर होता है जुल्म करने वाला और ऑप्रेस्ड होता है जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये बोला गया तो जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है नई डेमोक्रेसी के अंदर वो प्लान कर रहे हैं कि अब क्या किया जाएगा, इकट्ठे जो है वो कैसे रहा जाएगा इक्वली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और उनको जो था ये बहुत मतलब इतना ज़्यादा ईजी नहीं था उनके लिए कि वो जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके। ना ही ऑपरेसर ऑपरेस्ड के ऊपर कर सकता था, ना ही ऑपरेस्ड जो है वो ऑपरेसर के ऊपर कर सकता था। ये उनके लिए आसान नहीं था। दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने अपने जो थे वो क्या थे, डर थे। दे वांटेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो चाहते थे कि उनका जो भी इंटरेस्ट है उनकी जो क्या है सुरक्षा की जाए या सुरक्षा हो। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। कि जो ब्लैक पीपल जो थे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया 75% जो लोग थे वो क्या थे, अफ्रीका के नेटिव्स थे। तो यही बोल रहा है कि जो ब्लैक की मेजॉरिटी थी वो चाहती थी कि उनको इस चीज़ से इंश्योर किया जाए कि उनका जो मेजॉरिटी रूल है उसके साथ किसी भी तरह का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा या नहीं होगा। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, उनको जो था वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो थे वो चाहिए थे। जो वाइट मिनॉरिटी थी वो क्या कर रही थी, टू प्रोटेक्ट इस प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। जो वाइट मिनॉरिटी थी वो चाहती थी कि भाई अब क्या है कि अब मेजॉरिटी में ब्लैक्स आ चुके हैं, तो अब ऐसा ना हो कि वो हमारी प्रॉपर्टी और हमारे अधिकार जो है वो राइट्स जो
जो है वो क्या कर ले, छीन ले। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनके मतलब ये सारे ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो चल रहे थे, जिसमें वो क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू कॉम्प्रोमाइज भी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मतलब उनको डर था, लेकिन फिर भी बहुत सारी एग्रीमेंट्स के दौरान बहुत दोनों पार्टी जो थी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जो वाइट्स थे उन्होंने एग्री कर लिया कि वो क्या करेंगे, मेजॉरिटी रूल को कभी भी मतलब उसमें इंटरप्रिएट नहीं करेंगे। एंड दैट वन ऑफ पर्सन, और उन्होंने बोला कि ठीक है मेजॉरिटी रूल के लिए हम एग्री हैं, और कोई भी पर्सन जो है मतलब एक पर्सन जो होगा उसका लिए एक ही वोट रहेगा। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, और वो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए कि पुअर्स और वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक राइट जो है वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो गए कि पुअर्स और वर्कर्स के लिए भी कुछ राइट जो है वो होने चाहिए। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, द ब्लैक्स एग्री, जो ब्लैक्स थे वो भी इस चीज़ से एग्री हो गए कि जो मेजॉरिटी रूल है वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। वुड नॉट बी एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ काले लोगों का ही रूल जो है वो नहीं चलेगा, उसमें वाइट पीपल जो है वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन उसके बाद दे एग्री डेट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट मिनॉरिटी। तो उन्होंने ये भी इस चीज़ के लिए भी वो एग्री हो गए कि जो ब्लैक पीपल्स हैं वो वाइट पीपल्स की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं छीनेंगे। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये इतना ईजी नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। कि ये बोल रहा है, ये ठीक है क्वेश्चन ही पूछा गया है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये इतना इजी नहीं था, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। इवन मतलब देखिए फिर भी उनको ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो एक दूसरे के साथ थे, तो क्या गारंटी थी कि ये जो ट्रस्ट है वो फ्यूचर में नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट था फ्यूचर में ना तोड़ा जाए, लोग आपस में ये वाइट पीपल और ब्लैक पीपल जो है ये आपस में जो है वो ट्रस्ट रखें। तो इस चीज़ के लिए एक ही चीज़ हो सकती थी, वो था कि जो मतलब एक अकेला रास्ता है वो ये था, टू वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। दैट मीन्स के ऐसे रूल्स, ऐसी चीज़ जो है वो कर देनी, लिख देनी चाहिए जिसमें हर एक इंसान जो है वो आगे जाके मुकरे ना। ठीक है, जैसे आपकी गेम्स के रूल्स होते हैं वही रूल जो है उसी तरह से लिख देने चाहिए ताकि वो आगे जाके या कोई भी इंसान जो है वो आगे जाके उसको मना ना करे। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। यही जो रूल्स हैं ये आगे जाके बताएंगे कि कैसे जो रूलर है उसको फ्यूचर में चूज़ किया जाएगा। यही रूल्स जो है वो ये बताएंगे कि इलेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करेगी और वो मतलब उसके पास कौन कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है। देन उसके बाद क्या है, फाइनली ये जो रूल्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि सिटीजन्स को कौन कौन से अधिकार जो है वो देने चाहिए। देन ये जो रूल्स हैं ये क्या करेंगे, वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज दम वेरी इजली। ये रूल जो है वो काम करेंगे उस विनर के लिए जो अपने रूल्स को बहुत जल्दी से या बहुत ईजिली जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। यही चीज़ जो थी वो साउथ अफ्रीकन्स के लोगों ने की। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वो कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर उन्होंने एग्री किया। वो एग्री किया उन्होंने कि रूल्स जो है वो सबसे ऊपर रहेंगे, सुप्रीम रहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी। एंड कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स को ही इन्होंने क्या बोला, कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी बताया ना, कुछ ऐसे रूल्स जो इन्होंने सेट किए उसी को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे आपके इंडिया के अंदर कुछ रूल्स जो है वो सेट किए गए हैं। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है या रूल्स नहीं सेट किए होंगे तो कोई भी मतलब जैसे आपका क्या बोल सकते हैं, जैसे आपकी पुलिस होगी, कोर्ट वगैरह हो गया, कोई भी हमें मार के चला जाए, कोई चोर चकार हमें मार के चला जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रूल्स जो है वो सेट किए जाते हैं ताकि लोगों को जो है वो राइट्स मिल सके। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो था वो साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया था। देन एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक कंट्री के अंदर आपको डिफरेंट तरह के लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। उनके रिलेशनशिप जो है मे हैव नॉट बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। उनके रिलेशनशिप जो है उस तरह से गंदे नहीं होंगे जितने गंदे जो थे वाइट्स और ब्लैक्स के थे साउथ अफ्रीका के अंदर। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। लेकिन जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ हैं सबके अंदर डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो देखने को मिलते हैं और उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होंगे। सभी एक जैसा नहीं सोचते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो डेमोक्रेटिक ना हो। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको ज़रूरत होती है कि कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो होने चाहिए। बेसिक रूल्स होंगे तो ये जो है ना गवर्नमेंट
दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, ये जो बेसिक रूल्स हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते, बल्कि एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, जैसे अगर आप देखिए कि आपके एरिया में कोई क्लब है या कोई कोऑपरेटिव जो है वो क्या देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी, उन सब का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि अब आप प्ले ग्राउंड की बात करें तो जैसे अब कोई गेम होगी तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे फुटबॉल कैसे खेलना है, बैडमिंटन कैसे खेलना है, टेबल टेनिस कैसे खेलना है, तो इनके लिए भी कुछ रूल हैं। अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी पार्टी जो है वो जीत नहीं सकेगी, ठीक है। दैट इज़ वाई किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को या किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का वो एक सेट है रिटर्न रूल्स का, जिसको कंट्री के हर एक लोग जो है वो इकट्ठे रहने के लिए क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि लोग जो हैं उनका जो है टेरिटरी में मतलब क्या लिखा हुआ है, टेरिटरी के अंदर क्या रिलेशनशिप है और उनका रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट का और पीपल का। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सबसे बड़ा कानून है, सबसे ऊपर कानून है, जो कि ये चीज़ बताता है कि रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, कि जो लोग एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और उनका रिलेशन क्या है गवर्नमेंट और लोगों के साथ। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट आ जाता है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये लोगों के बीच में क्या करता है, एक ट्रस्ट को बिल्डअप करता है ताकि वो कोऑर्डिनेट होके, मतलब एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इस चीज़ को बिल्डअप करता है सो दैट के डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे कैसे रहेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये सारे देखने को मिलते हैं, तो ये सारे लोग जो है वो कैसे रहते हैं, ये चीज़ जो है ये कौन हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन की डिग्री, जिसमें लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो आपस में कैसे रहते हैं। सेकंड जो आ जाता है वो आता है स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करेगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास क्या पावर है ताकि वो डिसीजन ले सके। थर्ड आता है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। ये क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशन भी लगाता है, क्योंकि अगर सारी पावर उसको दे दिया तो गवर्नमेंट जो है वो मिसयूज़ भी कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है ये, जैसे वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कोई भी रास्ते में जा रहा है, कोई पुलिस वाला होगा मार देगा उसको, ठीक है, बोलेगा कि भाई मेरे पास पावर है, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, किसी पुलिस वाले को किसी इंसान के साथ जिद दोगे तो वो उसको मार देगा। तो यही चीज़ बोली है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। तो यही चीज़ ये बोली हुई है कि गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई होती हैं और बताया होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिटीजन्स के अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं। फोर्थ क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये लोगों को बताता है कि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए उनका क्या रोल रहेगा या उनका क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, ये बोला हुआ है कि जितनी भी कंट्रीज है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक ही हो। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे राजा होता है, जैसे आप सऊदी अरेबिया की बात करें, वहाँ पे जो रूल करता है वो राजा करता है, ठीक है। तो यही बोला है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, लेकिन जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना नेसेसरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेम देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ जब ये वॉर हुआ था, किसका, इंडिपेंडेंस का जो वॉर किया गया था, आज़ादी के लिए जो वॉर लड़ा गया था ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, जो अमेरिकन थे उन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूव किया। देन उसके बाद सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव रिटन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन हो, क्योंकि रिटन रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो उनसे बचा जा सकता है। तो ये आपका नेक्स्ट आ जाता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रह गया पार्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।